आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। ये जो हमारी सीरीज है ये हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी की। 6 क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें हमने बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को कवर किया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नागरिकता का टॉपिक। कौन सा? सिटीजनशिप आज हम डिस्कस करेंगे। नागरिकता डिस्कस करने वाले हैं। नागरिक कौन होते हैं, कितने प्रकार के नागरिक होते हैं, व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर होता है, ये चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। शरणार्थी कौन होते हैं, विदेशी व्यक्ति कौन होते हैं, भारत का नागरिक कौन बन सकता है, और इसके अलावा जब भारतीय संविधान लागू किया गया उस समय नागरिकता से संबंधित भारत में क्या प्रावधान थे। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है ये किसके अंडर आते हैं, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, इस पर कौन कानून बना सकता है, किसके कानून प्रभावी होते हैं, किसका डिसीजन इस पर फाइनल होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि भारत में जो 1955 का भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम लाया गया, उसके अकॉर्डिंग भारत में कितने प्रकार से नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है, कितने प्रकार से नागरिकता को त्याग किया जा सकता है। यानी कि नागरिकता को अगर आपको त्यागना है, अपने देश की नागरिकता को आपको त्यागना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। 1955 के अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं वो सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। जो लास्ट अभी आपने सीएए देखा होगा, इस पर जो विरोध हुआ ये क्यों हुआ, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो प्रावधान किया गया वो क्यों किया गया, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से ऐसे समुदाय हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां से ये समुदाय बिलोंग करते हैं, उन देशों को भारतीय नागरिक माना गया और उसकी डेडलाइन क्या थी, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो नागरिकता है या नागरिक आप किसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर पूछ लिया जाए आप भारत के नागरिक हैं, तो इसका रीजन आपको अगर देना हो एक शब्द में, एक लाइन में, अगर एक परिभाषा आपको अपने आप को परिभाषित करना हो तो आप कैसे उसे परिभाषित करेंगे कि आप व्यक्ति हैं या नागरिक हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नागरिकता, ठीक है ना। क्या टॉपिक होगा? नागरिकता हम पढ़ने वाले हैं। बड़े ध्यान से चीजों को समझते हुए चलेंगे, एक एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम आज डिस्कस करेंगे नागरिकता, जो संविधान के भाग 2 में वर्णित है। इसमें भाग 2 में वर्णित है सिटीजनशिप जिसे बोला जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ये क्वेश्चन होगा कि नागरिक किसे कहा जाएगा, सिटीजन जो है ये किसे कहा जाएगा। तो एक लाइन में आप इसमें लिखेंगे जो सिटीजन है, उस जो सिटीजन आप डिफाइन करते हैं या परिभाषित करते हैं, तो जिन्हें सिविल और पॉलिटिकल कानून प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें सिविल और पॉलिटिकल कानून प्राप्त होते हैं उन्हें नागरिक कहा जाता है। ध्यान रखना, जिन्हें सिविल कानून प्राप्त हो और पॉलिटिकल कानून प्राप्त हो, आपको वोट देने का अधिकार हो, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ठीक है ना। तो आपको पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त है, आपको सिविल अधिकार प्राप्त है, तो आप नागरिक कहे जाएंगे। सबसे पहला यही आपका एक टॉपिक होगा, नागरिक किसे कहा जाता है। तो एक लाइन में आप लिख लीजिएगा, इससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा।
यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए। सिटीजनशिप यानी कि सिटीजन आप किसे कहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें राजनीतिक व पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त हो उसे नागरिक कहते हैं। ये एक लाइन में आप लिख लीजिएगा, जिस व्यक्ति को राजनीतिक व सिविल कानून प्राप्त हो, सिविल कानून प्राप्त हो उसे नागरिक कहा जाएगा। वैसे व्यक्ति अगर बात की जाए, आप बोलोगे कि व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है, नागरिक कहा जाएगा या जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चले कोई विदेशी व्यक्ति आपके यहाँ पे आया तो वो भी एक व्यक्ति है, वो यहाँ का नागरिक नहीं है, उसे यहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, तो इसलिए उसे यहाँ का नागरिक नहीं कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, उसे व्यक्ति आप बोल सकते हैं, विदेशी व्यक्ति आप बोल सकते हैं। नागरिक सिर्फ वही व्यक्ति होता है जिसे पॉलिटिकल और आपका सिविल अधिकार प्राप्त होंगे, उसे ही नागरिक कहा जाएगा। इस चीज में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक छोटी सी परिभाषा है जो आपको समझनी है, इसके अलावा कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। अगर बात की जाए कि व्यक्तियों का जो प्रकार है, व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, अगर राजनीतिक स्तर की बात की जाए, राजनीतिक संदर्भ में बात की जाए, तो व्यक्तियों के प्रकार को प्रदर्शित किया गया है, उन्हें डिफाइन किया गया है कि कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इसमें भी हम थोड़ी थोड़ी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा शरणार्थी, शरणार्थी किसे कहा जाता है, राज्य विहीन व्यक्ति कौन होते हैं, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है शरणार्थी और राज्य विहीन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। विदेशी व्यक्ति कौन होते हैं, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है कि राजनीतिक स्तर पर या राजनीतिक संदर्भ में व्यक्तियों के प्रकार, आप इसमें लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं इसमें कानूनी दर्जे के हिसाब से जो व्यक्ति होते हैं इनको कितने प्रकार से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा होगा कानूनी दर्जे के हिसाब से, कानूनी आधार पर, कानूनी आधार पर व्यक्तियों के प्रकार, व्यक्तियों के प्रकार। अगर ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि कानूनी आधार पर व्यक्तियों को कितने प्रकार होते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है व्यक्तियों को 4 प्रकार से डिफाइन किया गया है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से इसमें डिफाइन किया गया है। कौन कौन से हैं आप देखते जाइएगा। पहले जो व्यक्ति है उसे नागरिक कहा जाता है। अभी आपको मैंने बताया कि नागरिक किसे कहा जाता है, जिसे कानूनी और सिविल अधिकार प्राप्त हो, कानूनी व सिविल अधिकार जिस व्यक्ति को प्राप्त होंगे उसे नागरिक कहा जाएगा। ये छोटी सी बात आपको समझनी है, अभी मैंने इसके बारे में आपको समझा है। दूसरा जो इसमें कानूनी आधार पर व्यक्तियों को डिफाइन किया गया है वो होते हैं आपके शरणार्थी। शरणार्थी किन व्यक्तियों को कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ से कोई व्यक्ति हमारे देश में शरण लेता है तो उसे शरणार्थी कहा जाता है। कुछ समय के लिए शरण अगर दी जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई वहां पर ऐसी विपत्ति आ गई जिसके कारण कुछ समय के लिए हमारे देश वो आ जाते हैं, तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। तो इसमें आप छोटी सी लाइन में लिख सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति के कारण, या लिख सकते हैं कुछ समय के लिए किसी राज्य द्वारा शरण दी जाती है, जिन व्यक्तियों को शरण दी जाती है उन्हें शरणार्थी कहा जाता है, ठीक है ना। कुछ समय के लिए लिख लीजिएगा, कुछ समय के लिए जिन व्यक्तियों को शरण दी जाती है उन्हें शरणार्थी कहते हैं, उन्हें शरणार्थी कहते हैं। चीजें समझ आई या नहीं। शरणार्थी अगर पूछ लिया जाए, शरणार्थी किसे कहते हैं कि कुछ समय के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में भी हाल ही में बाढ़ आई,
और हो सकता था कि वो इतनी भयंकर आ जाए कि वहां से उन्हें विस्थापन करना पड़ जाए। तो अगर किसी भारत के भूभाग पर आकर बसते हैं कुछ समय के लिए, जैसे ही परिस्थितियां वहां पर ठीक होगी वे वापस वहां पर चले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ समय के लिए वो आकर वहां पर बसते हैं तो उन्हें शरणार्थी कहा जाएगा। वे परमानेंट वहां पर नहीं बस रहे हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उनके साथ आपदा है, संकट है, इसी वजह से वो यहाँ पर अपना विस्थापन करके यहाँ आए, तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें और जो आपको समझनी है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि विदेशी व्यक्ति किसे कहा जाएगा। एक तीसरे होते हैं इसमें विदेशी व्यक्ति। कौन होते हैं? विदेशी व्यक्ति, ठीक है ना। तीसरे इसमें होते हैं, आपको ध्यान रखना है, तीसरे होते हैं विदेशी व्यक्ति। विदेशी व्यक्ति किन्हें कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, जो विदेशी लोग भारत घूमने के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए वो आते हैं, उन्हें विदेशी व्यक्ति कहा जाता है। उन्हें सिविल और आपके राजनीतिक या पॉलिटिकल कानून प्राप्त नहीं होते, वे कुछ समय के लिए भारत भ्रमण पर आते हैं, या आप भी किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं तो आप उनके लिए विदेशी व्यक्ति हो जाएंगे, ना कि वहां के नागरिक कहलाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ समय के लिए राज्य में भ्रमण पर आए व्यक्ति, ठीक है ना, कुछ समय के लिए राज्य, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं देश, कभी आप कंफ्यूज कर जाएं कि राज्य का क्या मतलब है। देश, राज्य में भ्रमण के लिए आए व्यक्ति, भ्रमण के लिए आए व्यक्ति, ठीक है ना। तीन हमने इसमें डिस्कस किया। पहला कौन सा था? पहला था आपका नागरिक किसे कहा जाएगा, दूसरा हमने पढ़ा शरणार्थी किसे कहा जाएगा, तीसरा हमने पढ़ा कि जो है आपके विदेशी व्यक्ति किसे कहा जाएगा, चौथा होता है आपका राज्य विहीन व्यक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पर यह है, चौथा है आपका, चार प्रकार के मैंने आपको बताए थे, तो चौथा है इसमें राज्य विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन व्यक्ति का क्या मतलब है? राज्य विहीन व्यक्ति का उस व्यक्ति से मतलब होता है जो किसी भी राज्य की या किसी भी देश की नागरिकता जिसके पास ना हो। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा रोहिंग्या। रोहिंग्या जो मुस्लिम है उनको म्यांमार देश ने भी मना कर दिया कि हमारे देश के व्यक्ति नहीं है, भारत भी उनसे किनारा करता है कि हमारे देश के व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे लोग जिनका कोई भी अस्तित्व ना हो, कोई भी राज्य उन्हें स्वीकार ना करे, ऐसे लोगों को राज्य विहीन व्यक्ति कहा जाता है। तो आप इसमें छोटी सी लाइन लिखेंगे कि कोई भी राज्य उन्हें स्वीकार, जिन व्यक्तियों को कोई भी राज्य स्वीकार ना करे उन्हें राज्य विहीन व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है ना। जिन व्यक्तियों को कोई भी राज्य स्वीकार ना करे, ऐसे लोगों को राज्य विहीन व्यक्ति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण में आप किसे लिख सकते हैं? उदाहरण है रोहिंग्या। रोहिंग्या जो मुस्लिम है इनको कोई भी स्वीकार नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहता कि ये हमारे देश के नागरिक हैं, तो ये राज्य विहीन है, इनका कोई भी राज्य नहीं है। तो ये चार प्रकार के कानूनी दर्जे के हिसाब से, कानूनी अधिकार के हिसाब से चार प्रकार के व्यक्तियों की इसमें बात की गई है। व्यक्तियों की जो प्रकार बताए गए, चार प्रकार बताए गए, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के व्यक्ति हैं, तो चार प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला है आपका जिसमें नागरिक, मैंने आपको बताया, जिसे नागरिक और सिविल और आपके पॉलिटिकल कानून अधिकार जिसे प्राप्त होंगे वो नागरिक कहलाया जाएगा। शरणार्थी किसे कहा जाएगा? जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण, हो सकता है कोई भी उसके साथ घटनाएं घटी हो, या वैसे भी अगर किस समय के लिए विस्थापित हो जाता है तो उसे शरणार्थी कहा जाएगा। जिस देश में वो शरण लेगा उसे शरणार्थी कहा जाएगा। तीसरा हमने डिस्कस किया इसमें जो आपका है विदेशी व्यक्ति, जो कुछ समय के लिए किसी राज्य में भ्रमण के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? विदेशी व्यक्ति कहा जाएगा। चौथा है आपका राज्य विहीन व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का कोई भी राज्य स्वीकार ना करे, ऐसे व्यक्ति को राज्य विहीन व्यक्ति कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारे संविधान लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है उसके लिए क्या प्रावधान था। इसके अलावा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाया जाएगा
कैसे वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। कैसे भारत के नागरिक हम कहेंगे कि ये भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। तो एक बार आप लिखिएगा कि जो नागरिकता है, ये नागरिकता जो है इसके संबंध में कुछ कुछ चीजें आपसे पूछ ली जाएगी कि नागरिकता का जो प्रावधान है ये हमने कहां से ग्रहण किया। तो आप लिखेंगे इसे हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन से ग्रहण किया है। कहां से? एकल नागरिकता का भारत में प्रावधान है, ये भी आप लिख लीजिएगा। एकल नागरिकता का भारत में प्रावधान है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है। भाग 2 में इसका वर्णन है। कहां पर? भाग 2 में इसका वर्णन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद से किन अनुच्छेद तक इसका वर्णन है, अनुच्छेद भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो भी आपको साथ के साथ कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इधर उधर की बातें कुछ नहीं होगी। सिर्फ आपके जो एग्जाम है उससे रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर नागरिकता से क्वेश्चन पूछा गया तो इतने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नागरिकता किस भाग में है? 2 में है। किस अनुच्छेद से है? 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। कहां से हमने ग्रहण किया? तो एकल नागरिकता का भारत में प्रावधान है, ये हमने इंग्लैंड या जिसे ब्रिटेन बोला जाता है, यहां से हमने ग्रहण किया। अब बात आती है कि भारत का नागरिक कौन कहलाएगा। इससे पहले कुछ कुछ चीजें आपको समझनी है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान को लागू किया गया, तो उसमें कुछ अनुच्छेदों को भी लागू किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था। तो ध्यान रखना, ये फैक्ट आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, वरना याद भी आप रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 को सबसे पहले लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 5 को लागू किया गया था। इसे आप लिख सकते हैं। पहली जो स्लाइड है इसमें भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जो अनुच्छेद लागू किया गया भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 5 को लागू किया गया था। और ये कब लागू किया गया? ये 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। इसमें क्या प्रावधान है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि जो भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे, कौन कहलाए जाएंगे? ऐसे व्यक्ति जो भारत में जन्मे हो या जो कुछ समय से भारत में रह रहे हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं कि 26 जनवरी 1950 कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारत के व्यक्ति, भारत के नागरिक के संबंध में प्रावधान, के संबंध में प्रावधान, ये आपकी एक हेडिंग आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। कि जब भारतीय संविधान को लागू किया गया, लागू होने पर भारत के जो नागरिक होंगे उनके संबंध में कुछ प्रावधान इसमें जोड़े गए। वो क्या क्या प्रावधान थे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आप देखेंगे अनुच्छेद 5 से हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या वर्णन दिया गया है? अनुच्छेद 5 को लागू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो। पहली चीजें आप लिखेंगे कि जन्म से या जिनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है ना। अब तो पहला क्या है? जिनका जन्म भारत में हुआ हो, वो आपको ध्यान रखना है। या जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, ठीक है ना। ये आप लिखेंगे जन्म से या जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, जिनके माता पिता कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? ये तब की बात है जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। तो उस समय एक प्रावधान इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 5 के तहत कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो या
26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू किया गया, उस समय इनमें से किसी एक का जो जन्म है उसके या माता या पिता किसी एक को जो है वो भारतीय होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या प्रावधान था, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले तक भारत में रहे हों। जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रहे हों, ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये 3 फैक्ट आपको इसमें याद रखने हैं। कौन से? जिनके माता पिता दादा दादी नाना नानी, माता पिता आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में दादा दादी नाना नानी, ठीक है ना। 5 वर्ष पहले से संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के, लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहे हों, भारत में रहे हों, ठीक है ना। तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत के नागरिक वो कहे जाएंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, या जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, ठीक है ना, या जिनका जो माता पिता हैं दादा दादी नाना नानी, उनमें से जब भारतीय संविधान लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले से उन्हें बताना होगा कि हम भारत के निवासी हैं, भारत में किसी भी स्थान पर हम रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ये उस समय की बात है जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, क्योंकि इसके बाद हम भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 भी पढ़ने वाले हैं। उसमें कुछ अन्य जो जानकारियां हैं वो भी हम प्राप्त करेंगे, कैसे जो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, कैसे आप नागरिकता का त्याग करेंगे। तो ये उस समय को आपको ध्यान में रखते हुए चीजों को मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 6 या अनुच्छेद 6 आप जिसे बोलते हैं। अनुच्छेद 6 में क्या वर्णन है, एक एक चीज आप लिखते जाइएगा। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो दोबारा आपको चीजें पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है ना, आपको आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 6 में क्या वर्णन है। अनुच्छेद 6 में वर्णन है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान से भारत आया हो, फॉर एग्जाम्पल जब बंटवारा हुआ 1947 में, उसके बाद कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ डेडलाइन इसमें जारी की गई। क्या डेडलाइन जारी की गई, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। कब? 19 जुलाई 1948 से पहले, डेट आपको ध्यान रखनी है। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आया हो, पाकिस्तान से भारत आया हो, भारत आया हो, ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आता है, ध्यान रखना डेट, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आता है तो अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो 6 महीने के लिए उसे पहले भारत में निवास करना होगा, रहना होगा, और अपने रहने का सबूत उसे पेश करना होगा, तभी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो 2 इसमें आपको प्रावधान ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया हो और वहां पर रह रहा हो। अगर 19 जुलाई 1948 से बाद वो भारत आता है तो उसे 6 महीने तक वहां पर रहना होगा, तब वो अपना रजिस्ट्रेशन के द्वारा अपना नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। तो सेकंड इसमें आप लिखेंगे, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद, कब? 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो 6 माह तक निवास करना होगा, निवास करना होगा, तभी वो भारत का नागरिक माना
जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 दोनों हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 7 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 7 हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 7 में दिया गया है कि 1 मार्च 1947 से, कब की मैं बात कर रहा हूं, 1 मार्च 1947 से जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और फिर वापस भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे भारत में निवास करना होगा, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947, ठीक है ना, 1 मार्च 1947 के बाद भारत आता है, ध्यान रखना, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया लेकिन वापस भारत आना चाहता है, इस डेट के बाद 1 मार्च 1947 के बाद वो कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, लेकिन वो वापस भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, एक डेडलाइन है 19 जुलाई 1948। अगर वो इस तारीख तक आ जाता है, इन दोनों डेट के बीच में अगर वो आ जाता है, तो उसे सामान्यतः ही क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद भारत आया, ठीक है ना, इसके बाद वो भारत चला गया, पाकिस्तान चला गया, 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान जाता है और 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत वापस आता है, ठीक है ना, फिर भारत की नागरिकता लेना चाहता है, किसके बाद, इस डेट के बाद वो वापस आता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे 6 माह तक यहां पर निवास करना होगा। चीजें समझ आई या नहीं, एक बार मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलिएगा कि कोई व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चला गया, भारत में रहता था लेकिन किसी कारणवश कहां चला गया, ये पाकिस्तान चला गया, यहां पर चला गया, लेकिन इसका यहां पर मन नहीं लगा, कुछ भी वो रीजन हो सकता है, उसे अच्छा नहीं लगा, वो कहता है कि मुझे वापस भारत आना है, तो उसने क्या किया, वो 19 जुलाई 1948 के बाद उसके मन में ख्याल आया कि मुझे भारत वापस जाना चाहिए, तो अगर इस डेट के बाद वो वापस आएगा तो उसे 6 माह तक यहां पर रहना होगा, ठीक है ना, 6 माह तक उसे यहां पर रहना होगा अगर इस डेट के बाद आता है। 1 मार्च 1947 से 19 जुलाई 1948 के बीच में कभी भी अगर भारत आया तो उसे भारत की नागरिकता सामान्यतः दे दी जाएगी। ये आर्टिकल 6 में प्रावधान था। अगर आपने आर्टिकल 6 को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जब ही लागू किए गए थे जब भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को ये प्रावधान उसमें जोड़ा गया था अनुच्छेद 7 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चीजें समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 के बारे में हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश में रह रहे लोग जिनके माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो ऐसे लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या कहता है, विदेशों में रह रहे लोग, विदेशों में रह रहे लोग जिनके माता पिता दादा दादी कोई भी एक भारतीय हो, कोई भी एक भारतीय हो, ऐसे लोगों को क्या माना जाएगा, ऐसे लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 8 ये कहता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 में क्या प्रावधान है एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 ये कहता है कि अपनी मर्जी से यानी कि स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली जाए, नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना।
आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी से, आपके पास आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप भारत के ही नागरिक रहें, आप किसी कारणवश पढ़ाई से या अपने बिजनेस के मामले से आप दूसरे देश में गए, आपको लगता है कि मुझे यहीं पे सेटल होना है, मुझे यहीं की नागरिकता लेनी है, तो आप वहां की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं। जब आप वहां की नागरिकता लेंगे तो यहाँ की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान में ये उल्लेख है कि आप एक ही देश के व्यक्ति रह सकते हैं, आपके पास एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। भारत आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं देता, ये बात इसमें कही गई है। तो ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आर्टिकल 9 में क्या वर्णन है। आर्टिकल 9 में वर्णन है कि स्वेच्छा से आप किसी भी देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, और जब आप दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ये इसमें वर्णन किया गया है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उस पर जो विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार होगा वो किसके पास होगा? वो संसद के पास होगा। यानी कि आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि संसद की इच्छा के अनुसार नागरिकता बनी रहेगी। किसके अनुसार? संसद की इच्छा के अनुसार, ठीक है ना? किसके अनुसार? संसद की इच्छा के अनुसार। संसद की इच्छा के अनुसार नागरिकता बनी रहेगी, बनी रहेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी राज्य का कोई भी इसमें प्रावधान ये नहीं होगा कि नागरिकता से संबंधित वो कोई नियम कानून बना दे, दोहरी नागरिकता लगा दे, या राज्य की अलग नागरिकता होगी या केंद्र की अलग नागरिकता होगी। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आपके जितने भी स्टेट हैं वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून अपने सदन में लेकर नहीं आ सकते। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार का ही अधिकार है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे नागरिकता से संबंधित सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों पर कौन कानून बना सकता है। तो सिर्फ आपकी संसद को यह अधिकार प्राप्त है और किसी भी अन्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आपसे पूछ लेगा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में क्या प्रावधान है? आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 11 में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 11 में प्रावधान है कि नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 10 में क्या वर्णन है कि संसद की इच्छा से आपकी नागरिकता बनी रहेगी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन जो लैंग्वेज का यूज किया गया वो दोनों का डिफरेंट है। क्या है? संसद की इच्छा के अनुसार आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ये आर्टिकल 10 में वर्णन है। मैं इसे भी एक बार लिख देता हूं। आर्टिकल 10 में क्या वर्णन है कि आपकी संसद की इच्छा के अनुसार, संसद की इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार नागरिकता बनी रहेगी, बनी रहेगी। लेकिन आर्टिकल 11 क्या कहता है कि जो आपकी विधि है, यानी कि नागरिकता से संबंधित जो नियम है, इस पर जो अधिकार है किसका है? संसद का है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति संसद के पास है। तो ये थे हमारे आर्टिकल 5 से 11 का जो वर्णन है। ये आर्टिकल 5 से 11 जो भाग 2 में जिसका वर्णन किया गया है, ये मैं बात उस समय की कर रहा हूं जब 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। तो उस समय भारत में जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे वो क्या क्या थे, वो सारे चीजें हमने इसमें डिस्कस की। इसके बाद अभी हमने लास्ट पढ़ा, लास्ट क्या पढ़ा कि नागरिकता से संबंधित जो नियम है ये संसद बना सकती है, संसद के पास सकती है। तो संसद एक अधिनियम लेके आई 1955 में, एक अधिनियम पारित किया गया जिसे कहा जाता है नागरिकता अधिनियम 1955। उसमें आपको पढ़ना है कि कितने प्रकार से भारत के नागरिक जो है, आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, या भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार के जो बातें हैं उनका वर्णन किया गया है, कितने प्रकार से जो भारत की नागरिकता है उसे त्यागा जा सकता है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है आपका नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम
1955। इसमें 5 प्रकार से आपको प्रावधान दिया गया है कि 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप कितनी प्रकार से भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। तो 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं एक बार आप देख लीजिएगा। कौन कौन से इसमें है, जन्म से, ठीक है ना, जन्म से आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है जन्म से। दूसरा है आपका पंजीकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? पंजीकरण के माध्यम से आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। तीसरा देशीकरण के माध्यम से। किसके कारण? देशीकरण के माध्यम से आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। चौथा है आपका वंश से। वंश से आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। पांचवा किसी भूभाग को भारत में शामिल करने पर। किसी भूभाग को भारत में शामिल करने पर। भारत में शामिल करने पर। शामिल करने पर, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के इसमें प्रावधान दिए गए कि आपको नागरिकता अगर ग्रहण करनी है तो इनमें से 5 प्रकार है। आप किसी भी प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रावधान क्या है? ये नागरिकता अधिनियम 1955 का ये प्रावधान है। इसमें हम बाद में पढ़ेंगे कि कितने इसमें संशोधन हो चुके हैं। पहले आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जन्म से, पंजीकरण, देशीकरण, वंश या किसी भूभाग को भारत में शामिल करने पर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिएगा, ठीक है ना, अगर भारत पाकिस्तान का इन फ्यूचर कभी युद्ध हो जाता है तो अगर हमने भारत को पाकिस्तान में मिला लिया तो वहां के जो नागरिक हैं ये क्या भारत के नागरिक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, इसका डिसीजन हमारी जो केंद्र सरकार है या हमारी जो संसद है वो करेगी कि हम इसको अपना नागरिक माने या ना माने। हो सकता है कि उन्हें वापस कर दें कि आप हमारे नागरिक नहीं है, बस ये क्षेत्र हमारा है क्योंकि इस पर हमने अधिकार कर लिया। हो सकता है कि हम उन्हें अपना नागरिक मांग ले, ठीक है ना। तो ये जो शक्ति है ये किसके पास है? ये हमारी केंद्र सरकार या संसद आप बोल सकते हो। किसके पास है? ये संसद के पास है। तो इसमें आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसमें इतना समझ लीजिएगा कि किसी भूभाग पर भारत में शामिल करने पर, कोई भी भूभाग हो अगर भारत में से शामिल कर लिया जाए तो भारत की संसद को यह अधिकार होगा कि उस पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं ये भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे। किसी दूसरे देश के प्रभाव में आकर या किसी दूसरे देश के प्रेशर में आकर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये जो व्यक्ति हैं ये भारत के नागरिक माने जाएंगे। इस पर हमारा जो है हमारा अधिकार होगा कि हम उन्हें नागरिक माने या ना माने। दूसरा है आपका देशीकरण। ये 3 आपको मैं डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि देशीकरण क्या है। देशीकरण है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश का कोई व्यक्ति जो विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता हो और जिसका चरित्र अच्छा हो, उसे भारत सरकार के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये भी अधिकार किसका है? ये भी हमारी संसद का ही अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अदनान सामी है, तस्लीमा नसरीन है, ठीक है ना, एक राइटर है बांग्लादेश की, ठीक है ना, तो उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। ये उनके कला के क्षेत्र के योगदान के आधार पर दिया गया है। उनका चरित्र अच्छा है तो इसलिए उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। तो ये देशीकरण हुआ। देशीकरण में आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? अगर कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में विशेष स्थान रखता है और जिसका चरित्र अच्छा है, क्या अच्छा है? जिसका चरित्र अच्छा है उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये कहना है भारत सरकार अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 का, कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में अच्छा है, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा है, साहित्य के क्षेत्र में अच्छा है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये 2 मैंने आपको बताए, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। बड़े सिंपल थे, आसान थे, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद हमें देखना है कि जन्म से कोई व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बन सकता है। बाय बर्थ या जन्म से कैसे बन सकता है? अगर किसी व्यक्ति का माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिएगा कोई यहाँ पर विदेशी व्यक्ति, कपल्स जो होते हैं घूमने के लिए आए, ठीक है ना, एक लड़का एक लड़की घूमने के लिए आए और उन्हें यहाँ पर बच्चा हो गया, तो क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा? क्योंकि जन्म तो उसका भारत में हुआ है, क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा? तो आप बोलोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीजन क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय है, ठीक है ना,
कोई एक भारतीय होना चाहिए और एक विदेशी अगर होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनमें से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलना माता जो है वो भारतीय हैं, पिता वो विदेशी हैं, XYZ किसी भी देश के हो सकते हैं। उनके बच्चे को जन्म हुआ तो उनके जो बच्चा हुआ उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, तब की जाएगी जब वो अवैध प्रवासी ना हो। अगर उनका जो बच्चे का जो पिता है वो भारत घूमने के लिए आया, ठीक है ना, कुछ समय के लिए भारत घूमने के लिए आया, उसको यहाँ पर किसी लड़की से विवाह कर लिया, लेकिन उसका जो वैध वीजा है वो उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, अवैध तरीके से भारत में रह रहा है, तो ऐसे जो बच्चा है जिसका जन्म हुआ उसे भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके पिता या माता अवैध हैं, ठीक है ना, इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। इनके द्वारा जो उत्पन्न संतान है उसको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो जन्म से का अर्थ हुआ जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए या और दोनों में से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जन्म से का मतलब हुआ माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, या तो माता हो सकती है या पिता होना चाहिए, व अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि या तो माता या पिता कोई भी एक भारतीय हो, माता भी भारतीय हो जब चलेगा, पिता भी भारतीय हो तब चलेगा, पिता विदेशी है तब चलेगा, माता विदेशी है तब चलेगा, लेकिन अवैध प्रवासी ना हो, इनवैलिड वो यहाँ पर ना रह रहे हो, इलीगल तौर पर यहाँ ना रह रहे हो, तभी उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान है उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आपका पंजीकरण के द्वारा, ठीक है ना, पंजीकरण के द्वारा आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं, ये कब कहा गया, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया कि पंजीकरण के माध्यम से आप कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलना आप इसमें आपको ध्यान रखना है पंजीकरण के द्वारा आप कैसे कर पाएंगे। पंजीकरण के द्वारा सबसे पहले तो आप अवैध प्रवासी ना हो, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अवैध प्रवासी ना हो, जो मैंने आपको अभी समझाया अवैध प्रवासी कौन है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपको अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो आपको भारत सरकार को ये यकीन दिलाना होगा कि मैं जिस दिन नागरिकता प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं उससे 6 वर्ष पहले मैं यहाँ पर रह चुका हूं, ठीक है ना। जिस दिन मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं उससे 6 वर्ष पहले तक मैं भारत में रह चुका हूं। आपको जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके 1 साल बाद आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर आपको कहा गया है कि आपको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा, तभी आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। लेकिन इसमें क्या प्रावधान है, इसमें 6 वर्ष तो आपको भारत में रहना ही होगा, और जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके 1 साल बाद, 1 साल बाद आपको क्या होगा, 1 साल बाद आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने भारत में सन 2000 से रहना स्टार्ट किया, कब से, सन 2000 से आपने भारत में रहना स्टार्ट किया और 2006 में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो आपको 2007 में भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, ना कि 2006 में। ये प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रावधान किसमें है, ये प्रावधान दिया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 के जो अधिनियम है उसमें ये इफेक्ट दिया है, ये प्रावधान उसमें वर्णित है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो 6+1 आपको ध्यान रखना है। और टोटल आपसे पूछ लिया जाए कि कितने वर्ष तक भारत में रहना होगा, तो 7 वर्ष का प्रावधान है। कितने वर्ष का, 7 वर्ष का। तो ये 6+ वाला कॉन्सेप्ट है, टोटल 7 हुआ, तो 7 वर्ष भी आप इसमें कर सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कि रजिस्ट्रेशन के कितने वर्ष बाद आपको नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो 1 वर्ष बाद। कितने वर्ष रहना होगा, 7 वर्ष रहना होगा। 6 साल के बाद अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक और आपका डाउट हुआ होगा कि अगर हम 6 वर्ष के बाद या 7 वर्ष के बाद या 8 वर्ष के बाद करें तो क्या डायरेक्टली नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, आप अगर 10 वर्ष के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको फिर भी 1 साल इंतजार करना होगा, ये प्रावधान है।
10 वर्ष के बाद, 10 साल के बाद आप लगातार 10 साल तक रहे और आपके मन में ख्याल आया कि मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी क्योंकि मैं 7 साल की जो लिमिट है उसे क्रॉस कर चुका हूं, फिर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप 10 साल के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 1 साल का इंतजार करना होगा। ये 1 साल तो आपको इसमें ऐड करके ही चलना है, ये आप ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है ये सारी चीजें आपकी समझ आ गई होंगी, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारे भारतीय अधिनियम जो था नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से हम नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो नागरिकता है इसका त्याग कितने प्रकार से होता है। त्याग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय नागरिकता को कितने प्रकार से त्यागा जा सकता है, या नागरिकता समाप्त होना जो है, नागरिकता समाप्त होने के जो तरीके हैं, नागरिकता समाप्त होने के जो तरीके हैं वो कितने हैं वो एक बार हम देखते हैं। तो इसमें आप हेडिंग डालिएगा नागरिकता समाप्त होने का तरीका। नागरिकता समाप्त होने का तरीका, कितने तरीकों से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है ये आप एक बार इसमें देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आपसे पहले ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो 3 प्रकार से समाप्त हो जाती है और 5 प्रकार से ग्रहण की जाती है। 3 प्रकार से समाप्त की जाती है और 5 प्रकार से ग्रहण की जाती है। 3 प्रकार में कौन सा है? पहला है समाप्त करना, यानी कि नागरिकता समाप्त करना। वो कैसे होगी अभी आपको बताऊंगा, बस 2 मिनट आप इंतजार कीजिए। दूसरा है आपका परित्याग करना, यानी कि आप अगर नागरिकता का परित्याग करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। और आपको वंचित करना, अगर आपको वंचित कर दिया गया नागरिकता से तो आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अब इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आपको जो है प्राप्त, समाप्त करना, परित्याग करना और वंचित करना, तीनों में डिफरेंस क्या है। एक बार ये सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिएगा। पहला है समाप्त करना। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हैं, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता यहां से समाप्त मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने बिना बताए किसी देश की नागरिकता ग्रहण की तो आप जब आपका इसमें रिकॉर्ड देखा जाएगा तो आपको देखा जाएगा कि ये दूसरे देश के नागरिक हैं, तो आपकी यहाँ की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता ग्रहण करने पर परित्याग करना। अगर आप अपनी स्वेच्छा से भारत की जो नागरिकता है इसका त्याग करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने भारत सरकार को रिटन में लिख के दे दिया कि मैं भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहता हूं और आपको अप्रूवल मिल गया, तो आपकी अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं स्वेच्छा से परित्याग करना। स्वेच्छा से परित्याग करने पर, परित्याग करने पर भारत की नागरिकता को क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा। वंचित करने पर, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वंचित करने पर। आपको वंचित कैसे माना जाएगा? अगर आप लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहते हैं और भारत सरकार को कोई इसकी जानकारी प्रदान नहीं करते कि आप भारत से बाहर 7 साल तक लगातार हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपका बिजनेस क्या है, आप किस पर्पज से भारत से बाहर हैं, आपको उससे वंचित कर दिया जाएगा। अगर लगातार आप अपना रिकॉर्ड भारत सरकार को नहीं देते कि आपका जो मेन मकसद है भारत से बाहर रहने का वो क्या है, तो उसके बाद आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसमें है लगातार 7 वर्ष तक, लगातार 7 वर्षों तक देश से बाहर रहने पर, देश से बाहर रहने पर आपकी नागरिकता का त्याग कर दिया जाएगा। स्वेच्छा से आपको वंचित कर दिया जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर है, इसलिए इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये करता क्या है, किस प्रकार का ये व्यक्ति है, किसी
गलत गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं है, भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और इसे क्या कह देगी, ये हमारा नागरिक नहीं है, हम इसे अपनी नागरिकता से वंचित करते हैं। तो ये 3 प्रकार की आपको ध्यान रखनी है। पहला है समाप्त करना। समाप्त कैसे होगी, जब अन्य देश की आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं परित्याग के द्वारा। परित्याग यानी कि स्वेच्छा से अगर आपने भारतीय नागरिकता को त्याग कर दिया गया तो आपको स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से, ठीक है ना, तो आपकी परित्याग के द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। वंचित करना मतलब अगर लगातार आप 7 वर्षों तक भारत से बाहर हैं तो आपको भारतीय नागरिकता से वंचित माना जाएगा, बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी आप आदेश के आप अपने नहीं अपना रिकॉर्ड दिया कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं, क्यों मैं बाहर हूं, तो आपको वंचित माना जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा कि प्राप्त कैसे करते हैं और इसमें परित्याग यानी कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है। अब बात करते हैं कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि भारतीय अधिनियम जो हुआ ये 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें कब कब संशोधन किया गया। तो एक फैक्चुअल चीजें हैं, हर एक संशोधन को हमें नहीं पढ़ना। अभी लास्ट में जो सबसे आखिर में संशोधन हुआ, सबसे लास्ट वाला जो संशोधन है 2019 में जो हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें जो संशोधन किया गया उसमें किन किन समुदायों को इसमें शामिल किया गया, किन किन समुदायों को भारत का नागरिक माना जाएगा, किन देशों से आए हुए व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा, इसकी डेडलाइन क्या है। अगर कोई व्यक्ति इन जो देश है इन देशों से इस डेडलाइन तक भारत से निवास करता है, भारत में निवास करता है और वो इन समुदाय से संबंधित है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है ना। इसमें संशोधन हम पढ़ेंगे, संशोधन कितने बार इसमें संशोधन किया जा चुका है, ठीक है ना। तो वो आपको बस डेट याद रखनी है कि कितनी बार इसमें संशोधन हो चुका है, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। पहला जो संशोधन हुआ इसमें 1957 में हुआ, सेकंड इसमें हुआ 1960 में। दो याद रखना है, पहला इसके 2 साल बाद, इसके 5 साल बाद, उन्हीं के 1957 और 1960, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो इसमें संशोधन किया गया 85 और 1986 में इसमें संशोधन हुआ। कब कब, 1985 और 1986 में इसमें संशोधन हुआ। तीसरा आप इसमें ध्यान रखेंगे कब हुआ, इसमें हुआ 1992 में संशोधन हुआ। कब हुआ, 1992 में इसमें संशोधन हुआ। ये बात हो गई आपकी 90 के दशक की, 80 के दशक की और 50 के दशक की। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें जो संशोधन हुआ ये हुआ 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में इसमें संशोधन हुआ, ठीक है ना। कब कब, 2003 में, 2005 में। इसके बाद जो लेटेस्ट इसमें संशोधन हुए 2015 में इसमें संशोधन किया गया, 2016 में इसमें संशोधन किया गया, 2019 में इसमें संशोधन किया गया। तो ये इतने संशोधन आपको ध्यान रखने, कभी कभी इसकी संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। सबसे जो आखिर में सबसे जो लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट जो है ये है आपका क्या, 2019 का संशोधन, यानी कि 2019 में सबसे लास्ट में इसमें संशोधन किया गया जिसे आपने पढ़ा होगा CAA, सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट था। ये कब लाया गया, 2019 में लाया गया था। इसकी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसे हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो CAA अगर पूछ लिया जाए कि CAA क्या है, CAA 2019, तो ये है आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या प्रावधान है आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें वो व्यक्ति जो 3 देश कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, इन 3 देशों के 6 समुदाय के सदस्य। 6 समुदाय कौन कौन से हैं इसमें, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, ठीक है ना, बौद्ध है, हिंदू है, मुस्लिम है। ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में निवास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये इसमें प्रावधान
दिया गया है। अब एक बार आप इसे दोबारा सुनेंगे, दोबारा इसे लिखेंगे कि CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 में क्या प्रावधान है। जो 3 देशों से आए हुए व्यक्ति, कितने देश हैं? 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? एक बार आप इसे लिखेंगे। 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बांग्लादेश, बांग्लादेश। दूसरा है आपका पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान। इन 3 देशों से आए हुए 6 समुदाय के व्यक्ति, अगर समुदाय पूछ लिए जाए तो 6 समुदाय हैं। समुदाय कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? एक एक को लिखना है, लिख लीजिएगा। पहला है इसमें हिंदू, सिख, ठीक है ना, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ठीक है ना, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध व ईसाई। ये 6 समुदाय के व्यक्ति हैं। हिंदू है, सिख है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, ईसाई है। इन 6 समुदाय के जो व्यक्ति 3 देशों से आए, ठीक है ना, किन देशों से आए? 3 देशों से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले, ध्यान रखना कब से मैं बात कर रहा हूं, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में निवास कर रहे हो। 2014 से पहले, एक एक वर्ड याद रखना है, 2014 से पहले भारत में निवास कर रहे हो, भारत में निवास कर रहे हो। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये किस एक्ट में प्रावधान है? ये CAA 2019 यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है। ये इसमें प्रावधान है कि इन 3 देशों के लोग, 6 समुदाय के लोग इन 3 देशों से आए और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले, 2014 से बाद नहीं, 2015 वाला काउंट नहीं होगा, 16, 17, 18, 19 वाला कोई भी व्यक्ति इसमें काउंट नहीं होगा। 2014 से पहले व्यक्ति इसमें काउंट किए जाएंगे। जो इनसे पहले यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये ही इस अमेंडमेंट में प्रावधान था जिसका सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा था। इसमें विरोध का एक कारण था कि मुस्लिमों को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया, मुस्लिम समुदाय को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया। तो भारत सरकार का ये मानना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का ये मानना है कि ये जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें मुस्लिम समुदाय जो है ये बहुसंख्यक है। कैसा है? बहुसंख्यक है। और बहुसंख्यक है और इसमें जो माइनॉरिटी में है, ये 6 समुदाय इसमें माइनॉरिटी में है जिनका दमन किया गया उनकी नीतियों के खिलाफ, यानी कि जो ये 6 समुदाय हैं इनका काफी यहाँ पर शोषण हुआ, जिससे ये वहां से भागकर भारत आए, भारत में बसे, तो हम इन लोगों को नागरिकता देंगे। ये एक विरोध का यही कारण था। ये भारत सरकार के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, जो भारत सरकार ने अपना निर्णय सुनाया, आदेश सुनाया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे। नेक्स्ट क्लास में हम मौलिक अधिकार से स्टार्ट करेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा 1 से 4 जो प्रावधान है, ठीक है ना। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 हम पढ़ चुके हैं। भाग 2 में क्या वर्णन है? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। 5 से 11 वो हमने पढ़ा, नागरिकता संविधान संशोधन 1955 हमने पढ़ा, कितने प्रकार से इसमें कितने बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। CAA क्या है वो हमने डिस्कस किया, कितने प्रकार से हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, उसका त्याग कितने प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक एक चीज को नोट करेंगे, लिखेंगे और याद रखेंगे। अगर आपने सही से इनके नोट्स बनाए, लिखा, तो आपको दोबारा से कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी बुक में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतने सिंपल तरीके से मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं कि आपको किसी भी बुक से समझ नहीं आएगा, जितने बेहतर तरीके से मैंने आपको चीज़ें ये समझाई है। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना।
तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।